हुई है एमएसपी में। साथ ही साथ असम में कालियाबोर नुमालीगढ़ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है हाईवे का, उसका 4 लेनिंग आज अप्रूव हुआ है और एक फ्यूचरिस्टिक बायोमेडिकल रिसर्च का प्रोग्राम अप्रूव हुआ है। और शेष में जो हम सब के लिए प्रेरणादायी और आज़ादी की लड़ाई में बहुत एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन रहा वंदे मातरम, ये गीत, इसके 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उसको सेलिब्रेट करने का आज निर्णय लिया गया है। मैं आता हूँ एक एक विषय पे। हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशनर्स को बधाई। आज से 1/7/2025 से डीए और डियरनेस रिलीफ 58% हो जाएगा, यानी 3% बढ़ा। बहुत ही बड़ी अच्छी बढ़ोतरी है ये। और करीब करीब 49 लाख एम्प्लॉयज़ और 69 लाख पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा देश भर में। बहुत ही अच्छा इसका इम्पैक्ट रहेगा। साथ ही साथ जो जैसा होता है केंद्र सरकार के बढ़ाने के बाद में राज्य सरकार के एम्प्लॉयज़ को भी इसका सीधा बेनिफिट मिलता है। टोटल करीब करीब 10,084 करोड़ रुपीस पर ईयर एक्स्ट्रा मिलेगा हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारियों को प्लस पेंशनर्स को। साथियों, एक बड़ा निर्णय लिया गया नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का। 5,863 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से देश भर में नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। जैसा आप जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय एक बहुत ही अफोर्डेबल लेकिन हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए फेमस है। अगर आप नीचे वाला ये टेबल देखेंगे, इस टेबल में आपको दिखेगा रिजल्ट्स का कंपैरिजन क्लास 10 और क्लास 12 में। Performance of Kendriya Vidyalays has always been significantly better than rest of the entire education system. जैसे 23, 24 और 25 के 3 रिजल्ट्स हैं यहाँ पर। 25 में तो 99.5% रिजल्ट है क्लास 10th का, क्लास 12 का 99.1% है। और कंपेयर करो अगर सीबीएसई की बाकी सब स्कूल से तो 93 वर्सेस 99, 88 वर्सेस 89, सिग्निफिकेंट। अब तक करीब देश में 1288 केंद्रीय विद्यालय चल रही हैं। 14 लाख स्टूडेंट्स हैं देश भर में। इसको और आगे बढ़ाने के लिए 57 न्यू केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। 57 न्यू केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे और इसमें 20 ऐसे हैं जो जिन जिलों में एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है उनमें 20 जोड़े गए हैं। 14 केंद्रीय विद्यालय ऐसे हैं जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में आकांक्षी जिलों में है और 4 केंद्रीय विद्यालय लेफ्ट विंग, अब तो वैसे भी LWE खत्म होने वाला है जल्दी, लेकिन पुराना जो क्लासिफिकेशन था उसके हिसाब से LWE जिलों में थे। और हिली एरिया और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 5 केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। 87,000 स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलेगा और 4,600 एडिशनल टीचर पोस्ट इससे क्रिएट होगी, जो कि बहुत बेनिफिट एम्प्लॉयमेंट में भी आएगा। 5,863 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा इसमें। कैपेक्स 2,586 करोड़ और ऑपेक्स रहेगा 3,277 करोड़ रुपीस का। मैं तीसरे विषय पे आता हूं जो हम सब के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग भारत करीब करीब दुनिया में वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ पल्सेस हैं एंड ऑल्सो सबसे बड़े कंज्यूमर्स में भी आता है, क्योंकि शाकाहारी जीवन में पल्सेस प्रोटीन का बड़ा सोर्स है। इसीलिए जो शाकाहारी है, विशेषकर वेजिटेरियंस हैं, उनके लिए पल्सेस बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में क्लियरली डिक्लेयर किया था कि पल्सेस के लिए, दलहन के लिए एक बड़ा मिशन बनाया जाएगा जिससे कि भारत इसमें आत्मनिर्भर बन सके, इम्पोर्ट न करना पड़े। और बजट में भी इसकी घोषणा की गई थी। तो आज 11,440 करोड़ रुपीस के आउटले के साथ आत्मनिर्भर बनना पल्सेस में, ये एक नया मिशन चालू किया जा रहा है। 6 साल के इस मिशन में कई सारे नए इनिशिएटिव लिए जाएंगे जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में आगे बताता हूँ। सबसे पहले प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, पल्सेस का बेटर सीड लेना, बेटर क्वालिटी के सीड, बेटर क्वालिटी के सीड में भी बेटर प्रोटीन की क्वांटिटी कैसे हो वो भी ध्यान देना। ऐसा करके जो ग्लोबल बेस्ट बेंचमार्क्स हैं उनके साथ कंपेयर करके
प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। दूसरा, पल्स कल्टीवेशन में एरिया को बढ़ाना, एक्रिएज बढ़ाना। अभी 275 लाख हेक्टेयर है, उसको 35 लाख हेक्टेयर ऐड करके 310 लाख हेक्टेयर तक पहुंचना। थर्ड, कंप्लीट वैल्यू चेन पे काम करना। सीड से लेके पल्सेस के ग्रोइंग के टाइम में जो डिफ़िकल्टीज आती है उनको सॉल्व करना, उसके बाद में स्टोरेज, हार्वेस्टिंग के बाद में पोस्ट हार्वेस्टिंग जितना भी प्रिजर्वेशन के लिए पल्स में एक बड़ा चैलेंज आता है। दाल को आप थोड़े टाइम रखते हो तो बहुत जल्दी उसके ऊपर पाउडर बनने लग जाता है, तो कैसे उसको बेटर क्वालिटी, बेटर सुधार किया जाए जिसमें कि स्टोरेज में ख़राब ना हो। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ये आपके सामने प्रोडक्शन के और यील्ड के और इसके टारगेट रखे हुए। प्रोडक्टिविटी के एरिया बढ़ाने का टारगेट है 275 से 310 लाख हेक्टेयर। प्रोडक्शन बढ़ाने का टारगेट है 242 लाख से 350 लाख मेट्रिक टन का, और यील्ड बढ़ाने का 881 से पर हेक्टेयर इतने किलोग्राम 1130 किलोग्राम यील्ड बढ़ाने का यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का ऑब्जेक्टिव लिया गया है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत बड़ा फोकस रहेगा, अच्छे बीज आए और अच्छी ट्रेनिंग दी जाए। इसके लिए बहुत अच्छे R&D के प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, साथ ही साथ ग्लोबल कोलैबोरेशन भी इसमें किया जाएगा, जिससे कि बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट टेक्नोलॉजी भारत को मिले। 416 फोकस्ड डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें किसानों की ऑलरेडी पल्सेस उगाने की एक कॉम्पिटेंस है, वहाँ पे फोकस करके और उसको आगे बढ़ाया जाए। एरिया बढ़ाया जाएगा कल्टीवेशन का 275 से 310 लाख हेक्टेयर किया जाएगा, और 1000 नए यूनिट पैकेजिंग और प्रोसेसिंग के लिए सेटअप किए जाएंगे। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, क्योंकि अब तक अगर आप देखो तो जो स्टोरेज और प्रोसेसिंग है उसके ऊपर फोकस करने से किसानों की इनकम में एक सिग्निफिकेंट स्टेप चेंज आता है, क्वांटम जंप आता है। और फिफ्थ पॉइंट जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, उड़द, तूर और मसूर, इन 3 दालों का जो भी किसान रजिस्टर करेगा, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनके साथ, नेफेड और इन सब के साथ, उनका 100% प्रोक्योरमेंट करने की गारंटी दी जाएगी। मान लो किसी किसान ने कहा कि मैं 1000 क्विंटल प्रोड्यूस करूंगा, वो रजिस्टर करता है, तो 100% प्रोक्योरमेंट की गारंटी रहेगी। उस गारंटी की कॉस्ट है नेचुरल है। तो अगर आप इस पेज पे देखें, PM आशा प्रोग्राम है जिसमें गारंटी दी जाती है प्रोक्योरमेंट ऑफ पल्सेस की। इसका आउटले 45,000 करोड़ रुपीस से बढ़ा के 60,000 करोड़ रुपीस किया गया। PM आशा का आउटले 45,000 करोड़ से 60,000, बिकॉज 100% प्रोक्योरमेंट की गारंटी दी जाएगी फॉर ऑल द रजिस्टर्ड फार्मर्स फॉर तूर, उड़द एंड मसूर। ओवरऑल ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, बड़ा मिशन है, डिफ़िकल्ट भी होता है इस तरह का मिशन, और इसमें बहुत बड़ा रोल रहेगा राज्य सरकारों का। स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर ही इस काम को किया जा सकता है, क्योंकि एग्रीकल्चर में स्टेट का रोल इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना केंद्र का। तो केंद्र और राज्य मिलके इस काम को करेंगे। आज का चौथा बड़ा फैसला है रबी सीजन की MSP बढ़ाने का। रबी सीजन की MSP बढ़ाने से टोटल 84,263 करोड़ रुपीस हमारे किसान भाइयों के मेहनत के इसमें जाएंगे। आप जानते हैं कि इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। CACP की रिकमेंडेशन आई, और जो रबी सीजन के 6 बड़े क्रॉप्स हैं, वीट, बार्ले, ग्राम, लेंटिल, रेपसीड, मस्टर्ड और सनफ्लावर, इनके सब में जो कमिटमेंट है कॉस्ट से मिनिमम 50% अधिक होना, उस कमिटमेंट को ध्यान में रखते हुए ये नए MSP आज अप्रूव हुए हैं। ये सारे नंबर्स जो आपके कॉस्ट और प्राइस के नंबर्स हैं, ये रुपीस पर क्विंटल में है। गेहूं का मार्जिन ओवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप ये लास्ट कॉलम का पूरा ध्यान दें।
मार्जिन ओवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये प्राइस है एमएसपी, और ये मार्जिन ओवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो 50% से ज़्यादा मार्जिन होना चाहिए किसी भी क्रॉप में एमएसपी से। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 109%, 58%, 59%, 89%, 93%, 50%। तो 50% मार्जिन ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है। इस कमिटमेंट को इस एमएसपी की पॉलिसी में कंप्लीटली फुलफिल किया गया है। टोटल एस्टिमेटेड प्रोक्योरमेंट रबी सीजन का 297 लाख मेट्रिक टन एस्टिमेट किया गया है, करीब 300 लाख मेट्रिक टन। इट्स अ ह्यूज नंबर। और करीब 84,263 करोड़ रुपीस विल बी बेसिकली द अमाउंट पेड टू फार्मर्स इन द रबी बिकॉज ऑफ दिस एमएसपी। पांचवा आज का बड़ा फैसला लिया गया, असम में अगर आप काजीरंगा देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी है, उसके बाद में काजीरंगा है, और उसके बाद में बड़े से पहाड़ हैं। तो क्या होता है कि हर मॉनसून में, और विशेषकर नॉर्थ ईस्ट में बारिश का पीरियड काफ़ी लंबा रहता है, तो काजीरंगा से राइनो और बाकी सब काजीरंगा में रहने वाले प्राणी, वो सब के सब दे स्टार्ट कमिंग टुवर्ड्स द हिली एरिया, देन दे हैव टू क्रॉस द रोड। और उसके कारण काफ़ी एक दिक्कत रहती है, एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी रहता है, कई बार एनिमल्स की डेथ भी रहती है, उसमें एक्सीडेंट्स रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैसला लिया गया है कि कालियाबोर से नुमालीगढ़ का जो प्रेजेंट स्ट्रेच है उसको 4 लेनिंग किया जाएगा, और उसमें मेजर पार्ट विल बी एलिवेटेड, अ मेजर पार्ट विल बी एलिवेटेड। आप ये देखो, ये तेजपुर है, तेजपुर के बाद में ब्रह्मपुत्र नदी है, नदी के बाद में आपको देखेगा जहाँ पे आपका ये NH715 का दिख रहा है ना, येलो कलर का सिंबल, दैट इज बेसिकली काजीरंगा नेशनल पार्क का मेजर एरिया। तो ये जो रोड रेड कलर में दिख रही है, दिस इज द न्यू कालियाबोर टू नुमालीगढ़, ये नया सेक्शन हुआ है। हाईवे तेजपुर से लेके झांझी तक का ये सेक्शन है। इसमें काजीरंगा नेशनल पार्क से जाने वाला जो हिस्सा, एक और चीज़ नोट करना दोस्तों, ये प्रेजेंटेशन जोहो का है और ये नक्शा मैपमा इंडिया का है, राइट? गूगल मैप्स नहीं है, मैपमा इंडिया का नक्शा है। अच्छा लग रहा ना, स्वदेशी। तो इसका मेजर पार्ट एलिवेटेड रहेगा, 34 किलोमीटर एलिवेटेड वायडक्ट रहेगा इसमें, विच इज पासिंग थ्रू द काजीरंगा नेशनल पार्क। और बहुत इम्पोर्टेंट इसमें रहेगा कि जो टाइगर कंजर्वेशन, राइनो कंजर्वेशन और वाइल्ड लाइफ के नेशनल वाइल्ड लाइफ का बोर्ड है, इन सब वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है, इन सब के साथ मिलकर बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिससे कि एनिमल्स कोई भी उनको नुकसान न हो। इसका एक एग्जांपल थोड़ा इससे अलग है, ये पेंच टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर एक एलिवेटेड कॉरिडोर जब बना तो आप देख रहे हैं कि ये एलिवेटेड कॉरिडोर है पूरा का पूरा, और उधर नीचे से कोई भी जानवर आराम से जाएं बिना कोई कॉन्फ्लिक्ट हुए बिटवीन द व्हीकल्स एंड द एनिमल्स, ये ध्यान रखा गया है। वैसी की वैसी इसी एक्सपीरियंस को काम में लेते हुए काजीरंगा में भी सेम, और अब ये काफ़ी एक तरीके से स्टैंडर्ड बनता जा रहा है। जहाँ भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में से कोई प्रोजेक्ट लीनियर जाता है, उस लीनियर प्रोजेक्ट्स में दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज बीइंग यूज्ड। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इससे अपर आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन सब की कनेक्टिविटी बहुत बढ़ेगी, और जो ह्यूमन और व्हीकल और एनिमल्स का जो कॉन्फ्लिक्ट होता था दैट विल बी प्रॉपरली सॉर्टेड आउट। सिक्स्थ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है नौजवानों के लिए, देश के भविष्य के लिए, जो एक फाउंडेशन ले की जा रही है लगातार साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करने से। बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम का फेज 3 आज अप्रूव हुआ है विद एन आउटले ऑफ 1500 करोड़। अगर आपको ध्यान होगा, प्रधानमंत्री जी की इस ऐतिहासिक तीसरी टर्म में वन ऑफ द फर्स्ट पॉलिसीज अप्रूव्ड वाज ऑफ बायो E3।
तो बायोमेडिकल, बायो साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, ये एक बड़ा एरिया उभर के निकल के आ रहा है, जो आईटी, सेमीकंडक्टर, एआई, इन सब के बराबर की पोटेंशियल है बायोमेडिकल की और बायोफिजिक्स की, बायोटेक्नोलॉजी की, बायोसाइंसेस की। इसीलिए इस एरिया में बहुत ध्यान दिया जा रहा है। आपको जानकर आप जानते हैं करीब करीब 100 से अधिक देशों को आज हम वैक्सीन एक्सपोर्ट करते हैं। ऑल दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द ह्यूज एम्फेसिस गिवन ऑन बायोसाइंसेस। और इस एम्फेसिस को और आगे बढ़ाते हुए BRCP, बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम, यानी बायोमेडिकल में रिसर्च टैलेंट डेवलप करना, वर्ल्ड क्लास साइंटिफिक टैलेंट डेवलप करना, उनको सपोर्ट करना, उसके लिए ये प्रोग्राम क्रिएट किया गया है। अब तक इस प्रोग्राम में 2388 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया गया है फर्स्ट और सेकंड फेज में, और आज जो थर्ड फेज अप्रूव हुआ है उसका 1500 करोड़ रुपीस का है। ये पास्ट फेज 2 के इम्पैक्ट दिखाए गए हैं, किस तरह से 500 से ज़्यादा रिसर्च फेलोशिप्स, ओवरऑल एक बहुत अच्छा न्यू लेबोरेटरीज बनी, 130 से ज़्यादा पैटेंट्स बने, पैटेंट्स एक्सेप्ट हुए 30 से ज़्यादा, तो 2300 स्टूडेंट्स। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 90 इंटरनेशनल एंड नेशनल रिकॉग्निशंस। बायोसाइंसेज में इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलना बहुत टफ होता है, बट दिस वी हैव बीन एबल टू अचीव बिकॉज ऑफ द सस्टेन्ड वर्क इन दिस फील्ड। और अब 401 रिसर्चर्स को सपोर्ट करने के लिए ओवर अ पीरियड ऑफ 6 years फेज 3 अप्रूव हुआ बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम। टोटल रिसर्च फेलोशिप्स 192, कोलैबोरेटिव ग्रांट्स 106, रिसर्च मैनेजमेंट 103। साथियों, आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया जो हमारा देश को, संपूर्ण देश की आज़ादी में जिस गीत ने बड़ा रोल प्ले किया था, वंदे मातरम, आज उसके 150 ईयर्स को सेलिब्रेट करने का बड़ा फैसला लिया गया। देश भर में सेलिब्रेट किया जाएगा और विशेषकर हमारे नौजवानों को, यूथ को, छात्रों को, जो कि कई बार पुराने इतिहास के साथ इतने जिनको नॉलेज न हो, जानकारी न हो, उन सब को जोड़ के उन सब में इस गीत की जो मूल भावना है उस भावना को जोड़ते हुए मनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आई विल टेक योर क्वेश्चंस नाउ। थैंक यू सर। So I'll take questions from the first row, left side. Tuesh is sitting purposefully. बताइए। Sir, for the national, regarding the pulses program, I think some of the pulses are also already covered under MSP. So how will the interplay happen between both the schemes? देखो, as usual, Tuesh has asked a very difficult question. But I'll try to answer it and I'll take supplementary phone a friend वाला यूज करेंगे, राइट। बेसिकली देखो, MSP है, MSP के बाद में प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसेस है, प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है बेसिकली NAFED और किसके साथ, और NCC, हाँ, NAFED और NCCF के थ्रू है। ये कोऑपरेटिव मैकेनिज्म है और इसमें स्टेट गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टेट गवर्नमेंट अपने पूरे एरिया का देख के कहाँ पे कितना प्रोक्योरमेंट करना है, क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दी प्रोक्योरमेंट सिस्टम फॉर व्हीट एंड राइस, उससे काफ़ी अलग है ये। तो इसमें जो दो बड़े फैसले लिए गए हैं आज, 100% एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट, ये जो आप 5th पॉइंट देख रहे हो, और इससे पहले PM आशा में 60,000 करोड़ रुपीस एक्स्ट्रा आउटले फॉर PM आशा गारंटी। ये गारंटी मिलती है NAFED और NCCF को। वो लोग प्रोक्योर करते हैं फार्मर्स से, फार्मर्स उनके पास रजिस्टर करते हैं, फिर जो MSP है उस प्राइस पे प्रोक्योरमेंट होता है और किसान को ये फ्रीडम रहता है, अगर मार्केट में प्राइस उससे ज़्यादा है तो बाहर बेच सकता है, लेकिन MSP पे खरीदने की गारंटी इस प्रोग्राम के तहत तूर, उड़द और मसूर के लिए 100% प्रोक्योरमेंट, और बाकी दालों के लिए जो भी राज्य सरकार जो नॉर्म तय करे वो उसमें दिया जाएगा। ये ठीक था ना? अप्रूव हो गया यहाँ से। क्या हुआ अजय जी? I'm sorry. Our next
इस ब्रह्म प्रकाश 2 से। Hi, good afternoon, sir. Ashmit Kumar from CNBC TV18. Sir, just a couple of questions. Between the programs for DA increase, the agri productivity increase, and the MSP, the total outlay is about 1,05,000 crores, 5,000 crores. Can you give us a sense what will be the time period over which we'll be looking to spend this money? Different projects have different timelines. For example, जो आत्मनिर्भर मिशन है पल्सेस का, उसका 6 साल का प्रोग्राम है, 6 years का प्रोग्राम है। और जैसे BRCP है वो अगले 3 साल का प्रोग्राम है, और रबी सीजन है वो AC सीजन का प्रोग्राम है। So just one follow-up question, sir. This relief package, if I can call it that, is coming close on the heels of the double bonanza that the Prime Minister had announced. Is there a certain thinking within the government that there is a need to give an impetus to the economy, and that's the reason why we're seeing GST bonanza plus now additional outlays approved for injecting more liquidity in the market, in the economy? नहीं, आप रबी सीजन तो हर साल MSP बढ़ाते हैं। वीट का भी इसका जो खरीफ का है वो भी MSP हर साल आती है, उसका इसके साथ कोई संबंध नहीं है। These are commitments that we have made and government is fulfilling the commitments. 39. सर तरुण शर्मा फ्रॉम जी बिजनेस। सर आपने ये डेटा तो दिया कि पिछले साल से इस साल के मुकाबले MSP में कितना प्राइस इंक्रीज हुआ है, तो वो सर तकरीबन 4% से लेकर 10% तक है। सर ये हमें कॉस्ट का डेटा भी मिल पाएगा कि पिछले साल से? दिया ना आपको, ये दीजिए कॉस्ट का डेटा। ये जो फर्स्ट कॉलम है ये वाला, ये कॉस्ट है, एस्टिमेटेड कॉस्ट। ये सेकंड कॉलम है प्राइस, एंड दिस इज द मार्जिन which is over and above the cost. For example, lentil या wheat का ले लो, पहला वाला 1,239, that is the cost rupees per quintal, and MSP is 2,585. That is the MSP rupees per quintal. So the margin is 109% over and up, so significantly over and above the cost. That's why it is structured like. ये आपका क्वेश्चन था ना? सर मेरा था कि सर 25-26 के अंदर सर क्या कॉस्ट रही होगी? पुराने कॉस्ट आपको पुराना डेटा दे देंगे डिपार्टमेंट से लेकर। थैंक यू सर। 3 इधर से आएंगे। सर मैं लक्ष्मण CNBC आवाज़ से। ये रबी सीजन में जो MSP बढ़ाने का फैसला लिया गया उसमें आपने कहा है कि ये 84,263 करोड़ रुपए किसानों को जाएंगे, तो ये कैलकुलेशन कैसे किया गया है, क्या इसका प्रोक्योरमेंट प्राइस लिया गया है? दूसरा, पल्सेस में जो आपने कहा कि अगर MSP से नीचे दाम जाता तो प्रोक्योरमेंट की गारंटी देते हैं। अक्सर देखने को मिलता है कि पल्सेस के दाम हमेशा MSP से ज़्यादा रहता है, हमें तो इम्पोर्ट करना पड़ता है ठीक ठाक क्वान्टिटी में। पहला जो आपने कहा एस्टिमेट कैसे किया गया, इसका एस्टिमेशन होता है इस अमाउंट का 84,263 करोड़ का ओवरऑल कितना एस्टिमेट करेंगे हम वीट का, बाकी सब हम ये जो क्रॉप्स है ना यहाँ पे आपकी लिस्ट में, ये सारे क्रॉप्स हैं 1 से लेके 6 तक, इन सब का डिफरेंट क्रॉप्स का डिफरेंट प्रोक्योरमेंट का प्रोग्राम बनता है हर राज्य में। उसको MSP के प्राइस पे मल्टीप्लाई करके उसका टोटल निकाला जाता है। पल्सेस की बात आपने कही, लेकिन उसमें ये भी इम्पॉर्टेंट है कि पल्सेस में इस बार 100% गारंटी दी जा रही है तीन पर्टिकुलर पल्सेस को। जितना रजिस्टर करके जितना प्रोक्योर करवाना चाहे उतना प्रोक्योर कर सकते हैं, उससे बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। और ये ग्रास रूट से आया हुआ फीडबैक है, ग्रास रूट से आया हुआ फीडबैक है कि मार्केट में एक बार सर्टेनिटी अगर आती है किसान के माइंड में कि उसका कंप्लीट प्रोडक्ट प्रोक्योर होगा, तो वो फिर नेचुरल वे में आगे बढ़ता है। इसीलिए इस पल्सेस के प्रोग्राम में ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर लिया गया है कि 100% अश्योर्ड प्रोक्योरमेंट रहेगा तूर और उड़द और मसूर के लिए, इन 3 पर्टिकुलर दालों के लिए। 54। सर नमस्कार, कृष्णमोहन शर्मा भारत एक्सप्रेस से। मेरा एक सवाल है कि 57 नए केंद्रीय विद्यालय हमने खोलने का फैसला किया है, इसमें से 7 केंद्रीय विद्यालय 7 ऐसे केंद्रीय विद्यालय जिसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर स्पॉन्सर करेगा। ये किस इलाके में खोला जाएगा और इसका बेसिक पर्पस क्या होगा? वो एजुकेशन डिपार्टमेंट आपको पूरी लिस्ट दे देगा। 57 दे देंगे। नेक्स्ट इनके बाद ब्रह्म प्रकाश, इनके बाद जसपाल। चल हाँ, यूनिवार्ता से मैं संजीव राठी।
सर मेरा सवाल ये था कि आपने बोला दालों में आत्मनिर्भरता के लिए आप मिशन लेके आएंगे, तो इसमें किसानों की भूमिका बहुत बड़ी होगी, तो आप किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई विशेष योजना इसमें अलग से लेके आएंगे या कैसे उनको प्रोत्साहित करेंगे कि वो ज़्यादा? ये सारे ही दोस्त किसानों के लिए ही हैं। ये पॉइंट आपके सामने जो रखे, क्वालिटी बढ़ाना, ट्रेनिंग देना, फोकस डिस्ट्रिक्ट में जाना कल्टीवेशन के लिए, फिर 100% एश्योर करना, पैकेजिंग की यूनिट्स लगाना, ये सभी किसानों के लिए ही। जो पैकेजिंग का वो होगा इसमें कुछ किसान भाग लेंगे ना, किसान भाग लेंगे। सर ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी न्यूज़ से। सर मेरा सवाल केंद्रीय विद्यालयों को लेकर है, जो एग्जिस्टिंग है और जो नए मंजूरी हुए, तो क्या कुछ इसमें पॉलिसीगत डिसीजन है या स्टेट की डिमांड पर ये नए हुए हैं? क्योंकि इनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा रहती, तो क्या आगे हर जिले में होंगे? क्या आधार है, बेस क्या है? केंद्रीय विद्यालय संगठन का एक पूरा मैकेनिज्म है, एक पॉलिसी बनी हुई है, किस तरह से नए केंद्रीय विद्यालय संगठन में स्कूल खोले जाते हैं, उस आधार पे लिए गए फैसले ये सारे। आपकी बात सही है, डिमांड बहुत। मैं भी सर केवल इसकी लिस्ट चाहता था डिटेल में कि किन राज्यों लिस्ट मिनिस्ट्री देखिए आपको, एजुकेशन मिनिस्ट्री। ठीक है, थर्ड रो लेफ्ट 10 नंबर। सर मैं अमलेंदु हूँ। ये 150 इयर्स वंदे मातरम का जो 150 150 इयर्स, तो इसमें ये सॉन्ग तो लता मंगेशकर जी ने दिया था इसको रूप, तो इसमें कुछ चेंज हो जाएगा या फिर इसमें कोई नया रूप इसको देने की आप बताए हैं? दूसरा है इसी में जो ये संघ का भी 100 ईयर्स गीत की भावना को समझिए। इस रो में और कोई नहीं है। थर्ड रो में 5-7 मिनट जी सर 104। सर इधर आपके लेफ्ट में, इधर राइट साइड राइट। सर मेरा सवाल है, सर मेरा सवाल है कि भारत में सर दलहन के मामले में हम लोग कितने शॉर्ट हैं, कितनी हमको एक्सपोर्ट करनी पड़ती, क्योंकि हम लोग को इंपोर्ट करनी पड़ रही दालें, जिसके कारण ये सरकार का फोकस है दलहन उत्पादन पर। और इसमें सर कौन सी ऐसी दाल है जिस पर आप जिन 3 दालों पर आपने जोर दिया है कि इन पर भारत में ज़्यादा फोकस करेंगे, तो क्या इनकी डिमांड सबसे ज़्यादा है? क्या डिमांड इन सबसे ज़्यादा है और हम लोग कितने शॉर्ट है सर डिमांड से? ये हर एक पर्टिकुलर दाल का डिपार्टमेंट आपको कंप्लीट डिटेल दे देगा। करीब 47 लाख मेट्रिक टन की शॉर्टेज रहती है। 11। सर नमस्कार सर, मैं प्रदीप टोटल न्यूज़ से। सर ये जो हाँ पूछिए, आ रहा है सर, आवाज़ आ रही है? हाँ सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो आपने पल्स मिशन अभियान की बात की, इसमें राज्यों की भूमिका क्या रहेगी? क्या राज्यों से बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। कृषि से संबंधित हर कार्य में राज्यों की भूमिका बहुत बड़ी होती है। कृषि से संबंधित हर प्रोग्राम में, जैसा इससे पहले डिजिटल एग्रीकल्चर प्रोग्राम का कई चीज़ों का आपके सामने रखा, राज्य सरकार का रोल बहुत बड़ा होता है और उनके साथ मिलकर ही काम किया जाता है। सर जो 57 केंद्रीय विद्यालयों की बात हुई है, उसमें कैसे चिन्हित किया गया है राज्यों को? केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन की पॉलिसी के अनुसार। ये सारे 4 नंबर रिपीट न करें, जो प्रश्न हो चुके हैं रिपीट न करें। प्रश्न पूछे जा चुके हैं। सर नमस्कार, मैं विकास हूँ न्यूज नेशन चैनल से। कि अपने देश में फसल खरीद की व्यवस्था है और उस व्यवस्था के बावजूद हम लोग देखते हैं कि कई सारी परेशानी आती है। तो ये दाल खरीद के लिए जो 100% गारंटी दी जाएगी, आपने हालांकि पहले बताया कि कैसे खरीद होगा, तो क्या कोई स्पेशल मैकेनिज्म बनाया जाएगा ताकि किसान को 100% गारंटी है तो 100% खरीद हो जाए? बिल्कुल वैसा मैकेनिज्म बनाया जाए। 2 लास्ट क्वेश्चन हम और पूछेंगे। हाँ सर, अभी हमारा जो इंपोर्ट है वो काफ़ी दालों का ज़्यादा चल रहा है और दालें जो है सारी बिलो एमएसपी चल रही हैं। केंद्रीय मंत्री जी ने कहा है कि हम खरीद रहे हैं कुछ स्टेट्स के अंदर, लेकिन कई स्टेट्स में अभी भी एमएसपी के बिलो है, तो उसको कैसे हम पिक कर रहे हैं कि प्रिक्वायरमेंट और बढ़े हमारा? वही तो इस प्रोग्राम में है भाई। सर अभी की बात करें, आपने अगले के लिए पहले ही बना दिया, लेकिन अभी भी बिलो एमएसपी जा रही है सर। अगर मंत्रालय वहाँ खरीदते हैं, वहाँ पे किसान देते हैं, काफी मात्रा में खरीदी है। खरीदी का कोई नंबर है अभी आपके पास? 50,000 करोड़ रुपए की खरीदी है, 50,000 करोड़। 16 पीछे। कई बार ना पुराने माइंडसेट में अंदर रह जाते हैं, कई 2014 से पहले की बातें ध्यान में रहती हो। ये लास्ट
प्रश्न है हमारा। Hello, sir. I'm Rituraj from Mint. So the mission for Pulses talks about price stability. So for monitoring prices, will there be a mechanism, an index, or how will it work? आज भी है यार, आज भी है, आज भी प्राइसेस का मॉनिटरिंग होता है। एक अंतिम प्रश्न ले लें सर, 140 नंबर पीछे। 140, 140। Hi sir, I'm Piyush from India Today. Sir, the government has decided to to celebrate 150 years of Vande Mataram. So will we see the celebrations taking place in schools? And if in schools, will it be government and schools and madrasas also? सबको जुड़ना चाहिए, सबको जुड़ना चाहिए। 164 चल। सर मैं सुजीत दैनिक भास्कर से, धीरज पूछ लेंगे बाद में। ये वंदे मातरम को लेकर के था सर, ये सेलिब्रेशन बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन मेरा ये जानना था कि कैबिनेट कमेटी ऑफ ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स पे चर्चा हुई, ये डिसीजन अगर हुआ है तो इसमें कितना, एक मिनट, कितना इसका कुछ बजट रखा गया। दूसरा जो पूरे 5 स्टेंजा का है उसको सेलिब्रेट करेंगे, जो स्टेंजा जो 2 गाते हैं उसका करेंगे। भावना को देखिए, स्टेंजा बाद में गिन लेना। Sir, just 2 quick questions. My question is regarding the road project. Just wanted to know that it is completely 4-lane structure, or is it the widening of the 2-lane? Widening of 2 lanes. It is widening also. नया कई जगह नया 4 लेन जो है, वायडक्ट होगा 4 लेन होगा या हाईवे? हाईवे वायडक्ट will be 4 lane. Sir, completely new 4-lane structure, huh? Viaduct will be completely new 4 lane structure. Okay. And sir, but second question. बाकी वाला is expansion. Kilometer will be new bypass. 30 kilometer will be widening from 2 lanes. एक बार जरा आप धीरज को complete details दे दें। Sir, just one quick question. Since the line is passing through national park, how will the wildlife concern will be addressed? बताया ना आपको, ये आपको एक example पेंच का दिखाया था ना। This is an example from पेंच national park, जिसमें एलिवेट हो जाने से, वायडक्ट पे जाने से नीचे से जानवर आराम से मूव कर सकते हैं। ये आपको दिखा है ना, यहाँ पे नीचे से जानवर आराम से मूव कर पा रहे हैं और ऊपर से व्हीकल्स ऊपर से पास हो जाते हैं। थैंक यू। चलिए दोस्तों, आज संदेश है आपके लिए और दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।